तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा बाबूजी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। एंड ही सेड गेट लॉस्ट। द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग इज वी हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। गरीबी की बात करना, गरीबी को किताबों में पढ़ना और गरीबी को जीना, ये बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। जीवन का जो सारा मंत्र है ना सर, वो संपर्क बनाने का नहीं है, वो संबंध बनाने का है। ब्रिलियंट। दिन भर वो टक 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 करता रहता है, तो मुझे लगता है उसका जीवन भी टक 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 जैसा हो गया। आप में से कोई भी यदि बिजनेस करना चाहता हो तो ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। सर भारत में 58,000 पीपल डाई ड्यू टू स्नेक बाइट इन फार्म। 10 रुपए के बिना आपकी जेब में आपकी क्या औकात होती है कि उस समय ने सीखा सर मैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी आए हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर शंकर गोयनका। एक डाइवर्स पर्सनालिटी है इनका, इन्होंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके पास एक मिडास टच है। ये अपने शब्दों से लोगों के दिलों को छूते हैं और वो दिल सोने का हो जाता है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी कमिंग टू द स्टूडियो। आपको कब ये लगा कि आप अपने लिए नहीं औरों के लिए बने हैं? कब लगा? So firstly, thank you very much for inviting me, sir. It's an honor and privilege to be in the studio to speak. सर मैं बिरला स्कूल पिलानी पढ़ा, बॉम्बे पढ़ा, पिताजी का बिजनेस देख रहा था। 2006 में लगा कि यार मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, मुझे लगता है कि आई मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। क्योंकि बिजनेस करते करते, पैसे कमाते कमाते, फैक्ट्रियां जोड़ते जोड़ते परिवार से दूर हो गया था। So I was very good with my daughter Radhika, but I was very bad with my son Parth. क्योंकि राधिका स्कूल से आती थी तो बुक्स अपनी जगह, शूज अपनी जगह, कॉपीज अपनी जगह, सब जचा के रखती थी। और मेरा बेटा पार्थ जैसे स्कूल से आता था, किताबें कहीं, जूते कहीं, बुक्स कहीं, शूज कहीं, और बहुत शोर मचाता था। तो जब भी मैं समाज में जाता था, स्कूल में जाता था, पेरेंटिंग मीट में, सोसाइटी में, पार्टीज में, मैं कहता मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ वैसे ही करती जैसे मैं चाहता हूं। और पार्थ बचपन से सुनता है कि बदमाश है, बदमाश है, और वो मान बैठा था कि मैं बदमाश हूं। तो 10 सितंबर 2006 आई केम बैक फ्रॉम अ बिजनेस ट्रिप, और राधिका पार्थ आपस में बात कर रहे थे कि दीदी प्लीज पापा को समझाना कि मैं बदमाश नहीं हूं। मेरे में एक ही तो कमी है कि मैं शूज बुक्स ठीक से नहीं रखता हूं, पर मैं प्यार बहुत करता हूं। तो मेरी बेटी ने कहा कि तू क्यों नहीं बोलता पापा को? तो उसने कहा नहीं, वो मेरी बात मानेंगे ही नहीं। एंड दैट वाज द ट्रिगर मोमेंट इन माई लाइफ। दैट वाज द डे आई रियलाइज, एम आई हियर टू मेक मनी? एम आई हियर टू मेक इंडस्ट्रीज, to make profitable business only, or am I here to be good with my family? And that it took me 1 month to decide what I should do. So 10th October 2006 I went to my father. I said, Dad, I don't want to be industrialist. तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा बाबूजी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। And he says get lost. और मैंने 10 अक्टूबर को ही घर छोड़ा। 100 रुपए मेरी जेब में थे। नांदेड़ से दिल्ली एक ट्रेन आती, सचखंड एक्सप्रेस, उसके अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मैं दिल्ली आया। रेलवे स्टेशन 4 रात सोया, और चौथे दिन मुझे 10,000 रुपए की नौकरी मिली एयरपोर्ट पे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर अगेन। और तब मुझे समझ में आया कि गरीबी की बात करना, गरीबी को किताबों में पढ़ना और गरीबी को जीना, ये बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं।
And I feel that is what has connected me to life and people. जो मेरी पहली तनख्वाह 10,000 की आई थी सर, वो मेरे लिए कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए से जो थी ज्यादा वैल्यूएबल थी. आई सॉ द वैल्यू ऑफ मनी. क्योंकि बड़े घर में पैदा हुआ, शॉर्ट फाइनेंस क्या होता है मालूम ही नहीं था, खाली ऑर्डर देना होता था. पर 10 रुपए के बिना आपकी जेब में आपकी क्या औकात होती है, ये उस समय नहीं सीखा सर मैंने. तब मुझे लगा नहीं यार. आज भी कई लोग मुझे कहते हैं गोयनका साहब लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा बिल्कुल है, जब तक आपने देखा नहीं है. You take any top person in this world who has money. They all speak good. They have a very good lavish lifestyle. पर आप उनका जीवन देखिए, उनसे लोग दूर, समाज दूर, सब कुछ जो पास में है ना, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए. तो मुझे लगता है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है, सब कुछ हमारे पास है, और शायद हम अपने आप को पहचानते नहीं. और माई मोटो ऑफ लाइफ इज हाउ यू कैन फील समवन स्पेशल. आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो भी मैं इंटरव्यूज़ लेता था पॉलिटिकल लीडर्स का या किसी भी कॉरपोरेट होंकोस का या ब्यूरोक्रेट्स का, तो मैं अक्सर इंटरप्ट करता था उनको और कुछ ना कुछ एक सवाल पूछता था. आपने नोटिस किया होगा कि मैं बिल्कुल चुप हूँ और आप बोल रहे हैं. तो इट्स रियली वंडरफुल टू लिसन टू यू बिकॉज यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, और आप अपने लाइफ के पन्नों से बोल रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहे हैं. लोग, हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि आपने टीचिंग लाइन में क्या किया, आज क्या कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में आप कैसे आज भी कनेक्टेड हैं? तो टीचिंग में तो ये कि सर आई स्पीक ऑन बिहेवियर. मेरा पहला टॉपिक तो भी अपने आप को जानो, रीडिस्कवर योरसेल्फ. दूसरी बात मैं बात करता हूँ हैप्पीनेस की, कि आप यार खुश कैसे रहो. तो खुश रहना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. तो वो कहां से आएगी? आप कम्युनिकेशन कैसे बेटर करें, आप कितने सिंपल रहें, आप कितने हम्बल रहें, आपकी ह्यूमैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है सर कि हम सब देना चाहते. जो भी आदमी, चाहे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मेरे बचपन की बात करूं, तो मैं मेरी मां को देखता था, कोई रात को 12 बजे भी आए तो उसको गर्म रोटी खा के ही सोता था. घर में कुछ हो नहीं हो, पर उनका सिस्टम ऐसा था कि कोई ये नहीं कह सकता था यार हम गोयनका साहब के गए, हमें खाने को नहीं मिला. पहले ऐसा नहीं था, आडंबर नहीं था कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, किचन लग रही है, सब कुछ है. सब खुद ही घर में खाना बनता था. उनको देखकर लगा नहीं यार उनकी लाइफ कितनी सिंपल. आज भी सर मैं इतनी जगह जाता हूं, कितने लोग मिलते हैं, कोई प्लेन में, कोई ट्रेन में, कभी बस में, कभी कहीं पे, कहीं ना कहीं. और जब उनको पता लगता है मैं वहां से हूं, वो तुरंत मेरी माँ से कनेक्ट हो जाते हैं, मेरे फादर से कनेक्ट हो पाते हैं. तो मुझे लगता है जो अपनापन है ना सर, ये मैंने एक जगह भी लिखा है सर, द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग इज वी हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम, विच वॉज सच ए ब्यूटीफुल थिंग. हम पहले बात करते थे, गप करते थे इधर. अब तो आप किसी को फोन करिए, उसका पहला सवाल होता है क्या काम है. वही नहीं पूछता है क्या काम है, क्या बातचीत है, क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं. पहले तो कितनी रामायण चलती थी, फिर काम का नंबर आता था. अब तो यदि आपने 10-15 सेकंड काम नहीं बताया तो उसको लगेगा यार क्या, तो ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है. और मुझे लगता है सर इस समय देश का या दुनिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है ट्रस्ट डेफिसिट. Yes, yes. Absolutely. There is so much of trust deficit between us, and I feel it's a disaster to nation, a disaster to humankind. हमारा सारा जो बेस है ना सर, वो ट्रस्ट पे ही तो है. बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. माई मेंटर डॉक्टर क्यूबे सेज आपका बिलीफ एंड करेज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब, जब आपने कहा कि आपने दो बातें कही, एक तो आपने माँ का जिक्र किया. हम जहाँ बैठे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भारत माँ के लिए कर रहे हैं. और आपने बताया कि मेरा बेटा कोई भी चीज़ इधर फेंक देता था, उधर फेंक देता था. तो एक तस्वीर मेरे सामने में आया कि बच्चा बहुत छोटा है और आपने बड़े प्यार से 2 कमरे बनाए.
एक डैड के लिए बनाया तो आपने लिखा डैड रूम, डैड्स रूम, डैड रूम, और दूसरा आपने लिखा मॉम रूम। आपने छोटे बेटे को कहा कि भाई आप वो मॉम जो है वहाँ पे लगा दो, वो जल्दबाजी में गलती से उसको उल्टा लगा दिया, तो वो वाव बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात तो है सर। आपने जो वाव स्टार्ट किया है वो क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वॉव फैक्ट्री इसीलिए रखा सर, कि मुझे लगता है कि ऐसा क्यों लाइफ में है, कोई से आप पहली बार मिलते हैं और 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं, और कोई से आप जिंदगी भर बात तो करते हैं पर उससे कनेक्ट कभी नहीं हो सकते। तो मेरे को लगता है जीवन का जो सारा मंत्र है ना सर, वो संपर्क बनाने का नहीं है, वो संबंध बनाने का है। ब्रिलियंट। There are many people, they all keep on trying to communicate, they never try to connect. पर आपका जो जीवन है, बिजनेस है, काम है, व्यापार है, रिलेशनशिप है, ये सारी संबंधों पे आधारित है। आप बाजार गए और आपको कोई शर्ट पसंद आ गई और आपने उसको पैक करा के लिया है, आपके घर में पूछा कि आप ये क्यों लेके आए, तो आप क्या करते हो, उसको इमोशनल एंगल से समझाते हो। आपके जो भी, समझो आप कुछ लेने गए, जो भी खरीदारी आप करते हैं, दैट इज एन इमोशनल डिसीजन, नॉट इंटेलिजेंट डिसीजन। फिर घर आकर आप उसको इंटेलिजेंटली समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं ये तो कलर नहीं मिलता, इसका शेप अच्छा मिल गया, डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल गया। सो मुझे लगता है एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस। हम जीवन के जो फैसले लेते हैं वो सब इमोशंस पे आधारित है, और मुझे लगता है उसके लिए आपको अपने आप पे समय बिताना चाहिए, आपको अच्छी रीडिंग करनी चाहिए, कुछ देर तो आप शांत होकर बैठिए। आज आप कहीं भी गुजरिए सर, पूरी दुनिया मोबाइल पे लगी हुई है, सबकी मुस्कान चली गई है, दिन भर वो टक 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 करता रहता है, तो मुझे लगता है उसका जीवन भी टक 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 जैसा हो गया। सो आई फील हम अपने आप पे समय दें, हम अपने साथ वालों को समय दें, अपनी बातें शेयर करें। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है यार। डॉक्टर साहब, आपने जो चुप्पी की बात कही कि खुद को जानो, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी रिश्ता अच्छा है, दोस्त का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो, तो उसके लिए एक शेर है कि अगर तुमने हमारी चुप्पी नहीं समझी तो बातों को क्या समझोगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बताई। मेरा ये मानना है कि एक और काम आप कर रहे हैं जिसको केवी के नाम से जाना जाता है, कृषि विमान। और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जिसमें एग्री सेक्टर बहुत बड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में दुनिया का ये फूड फैक्ट्री होगा। तो ये जो आपने बनाया है उसको दिखाने के दौरान, डिस्प्ले करने के दौरान आपका इंटरेक्शन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से हुआ, कैसा फील हुआ आपको उस वक्त? पहली बात तो ये सर कि उनसे मिलना ये बहुत भाग्य की बात है, और उनसे इंटरेक्ट करना उससे बड़ी बात है। तो मेरा सौभाग्य रहा उनसे करीब 11 मिनट के आसपास बात करने का, और उन्होंने इतने ध्यान से सुना, इतनी डेप्थ से सुना, और इतने सवाल जवाब किए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। तो देखिए साहब, भारत में 6,38,000 गांव हैं, और उनका जो मिशन था कि किसान की आय डबल हो, तो मेरे मुंह से निकला कि सर आपका सपना नहीं पूरा होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा साहब, जब तक हम इनपुट कॉस्ट घटाएंगे नहीं और आउटपुट बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आमदनी डबल नहीं होगी। यदि माल के दाम डबल कर देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उनका रिएक्शन देखिए साहब, उन्होंने तुरंत कहा अच्छा आप लीड करिए। मैंने कहा साहब मैं तो पढ़ा सकता हूं। कहते नहीं, बात नहीं करिए, क्योंकि हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है वो एंटरप्रेन्योर है नहीं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा नहीं रहा है। तो ही से यू मस्ट टॉक, वॉक द टॉक, एंड दैट इज हाउ ड्रोन केम इनटू पिक्चर। और आज जो सब लोग कहते हैं सर नौकरी नहीं है, मैं कहता हूं लोग ही नहीं। आज आप घर पे जाइए, आपको लोग काम वाले नहीं मिलेंगे। आप ऑफिस में आइए, वहां नहीं मिलेंगे। आप फैक्ट्री में जाइए, वहां नहीं मिलेंगे। सर इस साल हरियाणा में 28% फील्ड खराब हुई, इसके लिए क्योंकि टाइम पे स्प्रे नहीं हुआ, लोग नहीं मिले।
तो ड्रोन क्या करता है सर कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है जब आदमी हाथ से छिड़कता है, ड्रोन से मात्र 10 मिनट में होता है, तो 90% पानी बचा सर। एक किसान को 3 से 4 घंटे लगते हैं 1 एकड़ को स्प्रे करने में, ड्रोन मात्र 5 मिनट से 7 मिनट में स्प्रे करता है। तो पानी बचा, समय बचा। 30% दवाई कम लगती है सर। यदि 1 एकड़ में आप 1 लीटर दवाई डाल रहे हैं तो ड्रोन के माध्यम से 700 ml लगता है। तो यदि 2000 की भी दवाई हम पकड़े तो 600 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट है। तो समय बचा, टाइम बचा, पैसा बचा। एक्यूरेट है सर। जब आदमी खेत में चलता है सर तो करीब 18% से 25% क्रॉप नष्ट होती है पाउस के कारण, ड्रोन से वो बचता है सर। 8 से 12% आउटपुट बढ़ता है क्योंकि ड्रोन से छिड़काव यानी पत्ते पत्ते पर छिड़काव। तो पत्ता पे लगेगा तो उसका स्टोमेटा बेटर होगा और उसको धूप अच्छी मिलेगी तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो आउटपुट और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब हमने शुरुआत के दिनों में लॉन्च किया सब बोलते हैं महंगा है, 600 रुपये एकड़, 500 रुपये एकड़, 400 रुपये एकड़। पर जब उसको, क्योंकि भारत में एक और समस्या क्या है सर, किसान क्या कहता है पानी तो सस्ता है। अरे भाई पानी तो फ्री में है, पर पानी को लाने का खर्चा है, ले जाने का खर्चा, उसका स्टोर का खर्चा है, और छिड़कता कोई और है, पानी कोई और ला रहा है, स्टोर कोई और कर रहा है। तो मुझे लगता है ड्रोन से बड़ी क्रांति देश में हो नहीं सकती सर। दूसरा सर मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। तो पीएम मोदी साहब ने एक फंड बनाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो शहर के हों, चाहे गांव के हों, चाहे कहीं के भी हों, आप में से कोई भी यदि बिजनेस करना चाहता हो तो ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं सर। इसमें भारत सरकार आपको 90% पैसे देती है, ब्याज पे सब्सिडी देती है, आपको काम देती है, और यदि आप अपने गांव में रह के छिड़केंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर कोई इसका पार्ट बनना चाहे तो उसका क्या इन्वेस्टमेंट होगा? उसको क्या कुछ नहीं, उसको खाली 25,000 से 50,000 रुपए लगाने, बाकी सारा काम सरकार, बाकी सब सरकार पैसा दे रही है, काम अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है सर। बैंक के थ्रू होगा? बैंक के थ्रू होगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोल के एक स्कीम है, उसके माध्यम से होगा। नहीं तो इसके लिए क्या जरूरी है जो इस स्कीम के साथ जुड़े उसका अपना जमीन भी होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। उसका आधार होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए। 72 घंटे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करती है सर। फिर वो अपने नियरेस्ट बैंक में जाए, अपना केवाईसी कराए और उसको पैसा मिलता है सर। सर भारत में 58,000 पीपल डाई ड्यू टू स्नेक बाइट इन फार्मलैंड। 58,000 किसान या लोग मरते हैं सर खेतों में सांप के काटने से, और 4 लाख लोग बीमार होते हैं दवाई को सूंघने से। गांव का यूं शहर क्यों आता है सर कि मैं शहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा। वो पैसे जब कमाने लायक होता है तब वो 40 साल का हो जाता है, जब गांव पैसे देने लायक होता है तब तक वो 45 साल का होता है, और जब वो बच्चे की उम्र 45 साल होती है तब तक माँ बाप चले जाते हैं। फिर उसको गया जी, गंगा जी, यमुना जी, गढ़ इधर उधर जो है उनको ढूंढता है। तो मुझे लगता है कि यूथ अपने गांव में रहे, वहाँ वो इसकी ट्रेनिंग ले, अपना काम चालू करे, पेरेंट्स के पास भी रहेगा। आज आप देखिए जितने शहर के लोग हैं जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया या पा लिया, वो सब कहते हैं मैं गांव जाके रहूंगा। कितने लोग आप देखिए इन दिनों में विदेश से, बाहर से, बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आ रहे हैं। अभी मैं कुरुक्षेत्र एरिया में था, वहां एक लड़का अमेरिका में 5 करोड़ रुपए के पैकेज पे था, अब वो वहां करेले उगा रहा है, एंड ही इज सो हैप्पी नाउ। ऐसे मैं कहता हूं इस पिछले 10-12 सालों में 1-2 नहीं सर, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जहां पे लोग चाहते हैं कि मैं गांव से जुड़ के, अपने मिट्टी से जुड़ के, अपने वतन से जुड़ के अपना मैं काम करूं। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे गांव की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या ये पॉसिबल है कि पॉल्यूशन में भी कमी आएगी? 100% आएगी। वो जागरूक होगा ना सर। उसने आज शहर की लाइफ देखी, वो यहाँ बड़ा घुट घुट के रहा, न रहने की व्यवस्था बराबर, न खान पान की, हर चीज आप डिपेंडेंट हो, शुद्ध आपको मिलता नहीं है। उसकी सही वैल्यू उसको गांव में जाके पता लगेगी। आज आप कोई भी हो सर, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी बच्चा है, आप देखिए साहब जो कहता है ना, आपके यदि ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं, किसी ने कहा जी मैं गांव जा रहा हूं, कितने दिन में आओगे जी? 4 दिन में। वो कभी 4 या 10 दिन में भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों है सर?
उसको जो खुशी मिलती है अपने घर जाकर, अपने पेरेंट्स के पास रहकर, अपने गांव के दोस्तों से मिलने में, वहाँ की गलियों में घूमने का, वो शहर में कहाँ है सर? यहाँ तो ना चांद दिखता, ना तारे दिखते, ना सूरज दिखता, सब मुंह नीचे घुमा के चल रहे हैं सर. सो आई फील दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग प्रोग्राम फॉर द नेशन. और मैं बताना चाहूँगा सर, ड्रोन के ऊपर करीब 150 रूल्स रेगुलेशन थे. जब ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने सारे रेगुलेशन एक रेगुलेशन करा खाली. सो इट्स सो इजी टू डू नाउ. और आने वाले समय में ड्रोन के मल्टीपल यूज हैं सर. एग्रीकल्चर तो एक यूज हो गया, डिफेंस में यूज हो रहा है, सामान के अंदर यूज हो रहा है, डिलीवरी के अंदर यूज हो रहा है, मैपिंग के अंदर हो रहा है. भारत में जितने हाईवेज बन रहे हैं उसकी सारी मैपिंग ड्रोन से हो रही है. रेलवेज में काम हो रहा है, सफाई में काम हो रहा है. मतलब सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग थ्रू ड्रोन सर. आई एम श्योर हर घर ड्रोन will become a sapna true in very time to come sir. दैट्स रियली ऑसम. तो मुझे ऐसा लगता है एक पंच लाइन आपके लिए कि योर टाइम इज नाउ, थिंक ऑफ योर गांव. थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you टू द so स्टूडियो. much. Truly a pleasure for inviting me sir. Thank you very much. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. Namaskar.